हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में आपको पता होगा मैंने जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का एक वीडियो देंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देख भी सकते हैं, वीवीआई टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, केमिस्ट्री में शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोटि, तो आप पिछले वीडियो में पढ़े थे, याद करिए, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि में हम लोग पढ़े थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक का सांद्रण होता है उसके घातांक का जो कुल योग होता है वो उस अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, तो यहां पे हमको पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसका मतलब जिसकी कोटि शून्य है। ठीक है, तो इसका परिचय दिया गया है, हम देख लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ ऐसी अभिक्रिया से है जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। ठीक है, देखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब है कि कोई ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर जो है उसके सांद्रता के शून्य घातांक का समानुपाती हो। ठीक है, शून्य घातांक का समानुपाती, ये इसका मतलब जो है लिखित रूप है, लेकिन आप इसको जब गणितीय रूप में जब देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज देखते हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। देखिए कि यदि एक अभिक्रिया को हम कल्पना करें जो निम्न प्रकार है, तो देखिएगा आपको लिखा गया है R और P। इसका मतलब है अभिकारक और प्रतिफल, अंग्रेजी में रिएक्टेंट, और P से होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यानी अभिकारक, P प्रोडक्ट यानी प्रतिफल या उत्पाद। ठीक, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा कम होती है तो प्रतिफल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर अभिकारक हमने शुरू में जितना ले रखा है अगर वो वैसे ही है तो इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई उत्पाद नहीं बन रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं कि जब शून्य समय था, t = 0 है, तो हम लोग मान रहे हैं कि रिएक्टेंट हमारा जो है A है। ठीक है, क्या है रिएक्टेंट? A है, A मात्रा है। तो और प्रोडक्ट हमारा क्या है? शून्य है। अभी हम आपको बात किए, जब समय शून्य होगा यानी प्रारंभिक अवस्था में रिएक्शन जो है आपको नहीं हो रहा है, उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है? अभिकारक, प्रतिफल नहीं बना है। लेकिन अगर उस समय को हम t समय मान लें, t सेकेंड तक, ठीक है, तो माना गया है कि मान लेते हैं कि t सेकेंड तक x प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो x प्रोडक्ट जो बना होगा वो किससे बना होगा? रिएक्टेंट से बना होगा, यानी अभिकारक से बना होगा। तो इसलिए अभिकारक से A - X किया गया है। समझिएगा, ये बात आपको जो है एक और हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, संभवतः वो मिल जाएगा आपको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वहां पर भी ये आपको बात समझना होगा। तो यहां अगर समझ लेते हैं वहां बहुत आसान हो जाएगा और समझना कि जब समय 0 होगा तो हमारा अभिकारक ज्यों का त्यों है, प्रोडक्ट नहीं है। और जब समय हमारा t है तो उस समय माना कि प्रोडक्ट x बन गया हो तो हमारा अभिकारक की मात्रा x कमी हो जाएगी, यानी A - X। A जितना था उसमें से x की कमी हो गई जो कि प्रोडक्ट बन चुका है। क्लियर है। तो अब क्या आती है बात, इसको आगे आप समझिए कि इस जो अभी मैंने आपको बताया कि t जब 0 होगा और t का मान जब t सेकेंड होगा तो क्या होगा, उसको यहाँ पे भाषा में दिया गया है और समझ लीजिए कि माना कि प्रारंभ में अर्थात t = 0 में अभिकारक R की सांद्रता A मोल प्रति लीटर, ठीक है,
T जब शून्य है तो अभिकारक की सांद्रता है A मोल प्रति लीटर तथा उत्पाद P की सांद्रता शून्य है। देखिएगा फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, जब समय शून्य होगा तो प्रोडक्ट भी शून्य है। ठीक, T समय पर X मोल प्रति लीटर उत्पादन बनता है। ठीक है, मान लेते हैं कि T समय जब हम आगे बढ़ाते हैं, अभिक्रिया चालू कर देते हैं, तो T समय पर X मोल प्रति लीटर जो है उत्पादन बनता है तथा अभिकारक R की सांद्रता A माइनस X मोल प्रति लीटर हो जाती है। अभी आपको समझाए कि जब A प्रोडक्ट से X जो है आपको बन जाएगा क्या, A रिएक्टेंट से जब X प्रोडक्ट बन जाएगा तो हमारे पास रिएक्टेंट A माइनस X बचेगा। अरे आपके पास अगर 10 रुपए हैं, उसमें से अगर आपने 2 रुपए खर्च कर लिए तो आपके पास कितने बचे? 10 माइनस 2 करेंगे तभी तो आएगा 8। यानी जो प्रोडक्ट बन गया, जो उत्पादन बन चुका है, उत्पादन किया जा चुका, वो आपको क्या होगा, प्रारंभिक से घट जाएगा। वही है कि A माइनस X मोल प्रति लीटर हो जाती है। तब अभिक्रिया का वेग, अब यहां से आपको आती है गणितीय रूप, आपको समझना होगा। ठीक है, ये एक बात आती है, देखिएगा कि माइनस डी बाई डी टी ए माइनस एक्स, आपको बता दें ये आपको अवकलज है जो आप गणित में आपको पढ़ाया जा रहा है चैप्टर। देख लीजिए मैथ का कितना महत्व है अन्य सब्जेक्टों में भी। आप केमिस्ट्री में देखिए आपको मिल रहा है क्या, अवकलज। फिजिक्स में, फिजिक्स तो आधा ही मैथ है। फिजिक्स और मैथ जो है दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। ठीक है, तो मैथ से आप लोग जो है ना भागें ज्यादा, उसको पढ़िए। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि माइनस डी बाई डी टी ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ये समानुपाती होगा किसके, ए माइनस एक्स का पावर 0। ये 0 क्यों, चूंकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। और ये लाइन अगर आप समझ गए तो आगे आप हल कर सकते हैं। ये हम क्यों लिखे, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको और पीछे लाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसको बोलेंगे, अभिक्रिया से जिसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया से मतलब उसका है जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक कौन है, ए माइनस एक्स, इसकी सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती। और ध्यान दीजिएगा कि शून्य घातांक ये हो गया, और यहां पे आपको सांद्रता से जो बात कर रहा है तो सांद्रता के लिए डी बाई डी टी। ठीक है, ए माइनस एक्स और डी बाई डी टी समानुपाती होगा किसका, अभिकारक के शून्य घातांक के समानुपाती। क्लियर है। अब जैसे ही ये बात आपको, जब आपको थोड़ा सा और आगे हिंट दे देते हैं कि अगर प्रथम कोटि जब आएगा तो यहां पे हम पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो शून्य अगर आप समझ जाते हो तो वो भी बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अगर आगे। तो ध्यान दीजिए कि हम इसका अवकलज करेंगे ए माइनस एक्स का। तो देखिए माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस डी ए बाई डी टी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। ये माइनस जो है, चूंकि अभिकारक से मान की कमी हो रही है प्रतिफल बनने के लिए, इसलिए सब माइनस जो है इसको दिया जाता है। तो हमको मिल जाता है माइनस माइनस प्लस। अब देखिए समानुपाती हटाने के लिए हम जब इक्वल डालते हैं तो इक्वल के बगल में हम कोई समानुपातिक स्थिरांक डालते हैं, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने के ले रखा है। ठीक है, और बाकी वैसे ही है ए माइनस एक्स का पावर 0। इसको समझिए, जब समानुपाती को आप हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे, और समानुपाती का हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम किसी एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। वो नियतांक हमने यहाँ के लिया है। ठीक है, अब आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको बता दे, देखिए ये है ए जो है नियत अंक है, चूंकि अभिकारक जो है नियत लिए रहेंगे, 2 kg 5 kg 10 kg जितना ग्राम हो, तो ये नियत है। तो इसका जब आप अवकलज करिएगा तो क्या होगा, आप याद करिए फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट। किसी भी कॉन्स्टेंट राशि का अवकलज क्या होता है, 0 होता है। तो ये पोर्शन तो हमारा हो गया खत्म। ठीक है,
जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहां देखिए आपको एक सूत्र दिखाई देगा a माइनस एक्स का पावर 0। 7वीं क्लास का फॉर्मूला है, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये a माइनस एक्स का पावर 0 का मतलब हो गया 1, यानी k इंटू 1। ये बात आपको देखिए नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं हम आपको। तो हमको मिलता है कुछ ऐसा, ठीक है, कि dx बाई डी टी और k इंटू 1, समझ में आना कहां से आ रहा है, da बाई डी टी शून्य हो गया, बच गया dx बाई डी टी k, और इंटू 1 कहां से आया, तो a माइनस एक्स का पावर 0 जो हम लिख रहे थे उसी का है आपको 1। ठीक, आगे जब आप बढ़ेंगे तो k इंटू 1 इज इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आपको क्या मिलेगा कि इसका हम जो है थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो d इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं, dx से 1 में dx और k से dt में गुणा तो k dt, dx इज इक्वल टू k dt। अब देखिए आपको एक नया बात मिल के आ रहा है कि दोनों ओर समाकलन करने पर, ये आपको अभी चैप्टर मैथ में पढ़ना है, जो सेकंड मैथ आप जब पढ़ेंगे उसमें आपको 7.1 से लेकर उधर 7.11 तक मुख्य रूप से आपको समाकलन पढ़ना है। इसके आगे भी पढ़ना है, लेकिन ये 10 अध्याय जो है आपको समाकलन के पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो समाकलन यहां पर आया हुआ है जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो दोनों ओर जब समाकलन करेंगे तो देखिए इधर भी समाकलन लगेगा, यानी समाकलन dx इज इक्वल टू समाकलन k dt। देखिए समाकलन dx, अब आपको समाकलन के कुछ पद बताने होंगे। तो देखिए समाकलन dx का फॉर्मूला होता है x, यानी आप देख लीजिए कहीं भी समाकलन और d हो और इधर बगल में सिर्फ x हो, पावर में कुछ नहीं हो, ठीक है, तो वो समाकलन और d एक दूसरे का अपोजिट है, काट देता है, बच जाता है x। ठीक है, तो इसलिए x आ गया। यहां ध्यान दीजिए कि k जो है नियतांक है। अभी आपको बोले समानुपातिक स्थिरांक लेंगे तो k नियतांक होने के कारण हम इसको बाहर खींच लेंगे, तो बचेगा समाकलन dt। जैसे आप अवकलज में भी याद करिए, जैसे अवकलज में d बाई डी एक्स 5 आ जाए तो आप 5 को बाहर करते थे कि नहीं, उसी तरह से यहां पर जो है k को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो बचता है ये। अब बच जाए, बनेगा क्या, x इज इक्वल टू k, और फिर से वही बात आ गया, समाकलन से d होगा कैंसिल, बचेगा t। ठीक है, तो और बगल में प्लस c। देखिए अब इसमें आपको एक और बात जानना होगा, समाकलन दो तरह का होता है, एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहां पे जो है आपको अनिश्चित समाकलन है, तो अनिश्चित समाकलन के लिए एक कांस्टेंट प्लस किया जाता है, इसीलिए आपको c मिला हुआ है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां तक समझ में आ रही है आपको, x के बाहर और dt के लिए, समाकलन dt के लिए t मिला हुआ है प्लस c, ये हमको तो मिल चुका है यहां तक। अब इसमें कुछ हमको जो है स्थिति आती है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हमको c का मान जो है निकालना है कि c का वैल्यू क्या होगा। तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर भी 0 है। ये कहां से आ रहा है, तो आप याद करिए, जब समय 0 है तो प्रोडक्ट हमारा कुछ नहीं था, प्रोडक्ट शून्य था, तो प्रोडक्ट x माने थे ना, तो x का मान 0 है। तो देखिए अब इसको हम यहाँ पे जब रख दें इस समीकरण में तो हमको मिलता है x के स्थान पर 0 रख लेंगे, k इंटू टी के जगह पे 0 रख लेंगे प्लस c, तो 0 k से 0 में गुणा 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 0 मिलता है, यानी कांस्टेंट राशि c का मान हमको क्या आता है, 0। अब ये 0 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो x इज इक्वल टू के टी प्लस c के स्थान पर 0, यानी 0 को किसी संख्या में जोड़े तो हमको कुछ जो है नहीं परिवर्तन होगा, तो हमें क्या मिल जाता है, x इज इक्वल टू के टी। ठीक है, यानी ये आप याद रखिए, x बराबर के टी, ये हमारा जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण है मुख्य रूप से। ठीक है, अब इसमें क्या है आप देख लो, x क्या है, प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट बना, k क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है, और t क्या है, समय है, कितना समय तक हमने उस अभिक्रिया को कराया। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है आपको मुख्य रूप से व्यंजक है। ठीक है, इसको आप एक बार दो बार करके वीडियो को देख लें और बढ़िया से इसको समझ लें और इसको
जरूर जो है अपने नोटबुक में इसको लिखिए और इसको एक दो बार अपने से मतलब पढ़ करके इसको बनाइए। ठीक है, फिर जो है स्वतः इसको बनाइए, बनाने का प्रयास करिए। परीक्षा में ये प्रश्न रहता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।